वेलकम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 उत्तक का थर्ड वीडियो है ये हमारा, जो कि एपिडर्मिस पे है। तो आज हमको एपिडर्मिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लास्ट 2 वीडियो में हमने उत्तक के बारे में और सेकंड वीडियो में हमने जो पढ़ा था पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक में ही आगे हम एपिडर्मिस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एपिडर्मिस है क्या। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एक डायग्राम देखा था। जब तने या जड़ का जब हम सेक्शन काट रहे थे तो सेक्शन काटने के बाद से हमको कोशिकाओं का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। उस स्ट्रक्चर में हमने एक पॉइंट जाना था एपिडर्मिस, जो बाहरी लेयर दिख रही थी हमको एपिडर्मिस। आज इसी के बारे में हमको यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एपिडर्मिस पाई कहाँ जाती है। तो जड़, तना, पत्ती जो भी होगा, जड़, तना, पत्ती, प्रत्येक का जो सबसे बाहरी भाग होता है, यानी पौधे का सबसे बाहरी भाग, वह कहलाता है एपिडर्मिस या फिर बाह्य त्वचा। ठीक, जड़, पौधे का कोई भी भाग हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। बाह्य भाग एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जो कि आप घर पे कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसे समझने का प्रयास कीजिए। करना क्या है, हमें एक सबसे पहले रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। तो आपको जो भी पत्ती अवेलेबल हो, जैसे कि रियो हो, एक तो से मांसल पत्तियाँ, आपने एलोवेरा देखा होगा, तो एलोवेरा की आप पत्ती ले सकते हैं। एलोवेरा की पत्ती को आपको करना क्या है, बीच से दबाव लगा कर तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो होगा कि छिलका अलग निकल जाएगा। इस तरह से तोड़ना है कि छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरे हुए पेट्री डिश में रखना है। जल से भरे हुए किसी एक बर्तन में आपको रख देना है इसे, और उसके बाद इसमें सेफ्रेनिन विलयन की कुछ बूंदें डालना है। सेफ्रेनिन क्या होता है? ये एक अभिरंजक होता है, हल्के लाल रंग में लैब में पाया जाता है, जो अभिरंजक रखा जाता है। तो इस अभिरंजक का काम क्या है? ये कोशिकाओं को कलर देता है। अगर कोशिकाएं रंगहीन हो तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, लेकिन सेफ्रेनिन मिलाने पर ये कोशिकाएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो सेफ्रेनिन विलयन की कुछ बूंदें डालना है या सेफ्रेनिन में डाल देना है। उसके बाद से लगभग 2 मिनट बाद हम छिलके को स्लाइड पर रखेंगे तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकेंगे। फिर जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए यहाँ दिख रहा है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर। तो ये जो कोशिकाएं हमको इसमें दिख रही हैं, यही कोशिकाएं कहलाती हैं एपिडर्मिस। यही कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस का कार्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये तो हम जान गए कि ये कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं वो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। नॉर्मली एपिडर्मिस के लेयर्स कितने होते हैं कोशिकाओं के? तो एक लेयर होते हैं। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है ना। अगर सामान्यतया देखें तो केवल कोशिकाओं का क्या होगा, ये एक लेयर पाया जाएगा। लेकिन कोई शुष्क स्थान है, जैसे वहाँ जल की कमी है, रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पे इन कोशिकाओं का ऐसे आपको 2 लेयर दिख सकता है या एक से अधिक लेयर दिख सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, एक लेयर होता है। पौधे की पूरी सतह जो होती है वो एपिडर्मिस से ढकी होती है, पूरी सतह, और यह पौधे को जलक्षय से बचाती है, जल की कमी से बचाएगी। जैसे अगर मान लीजिए बाहरी लेयर, अगर मोटी भित्ती है, कोई लेयर है, तो जाहिर सी बात है अंदर से जल बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये जल की कमी से भी क्या होता है, पौधे को बचाता है, जल की हानि से बचाता है। और साथ ही साथ ये पौधे के सभी भागों की रक्षा भी करती है। तो अब देखिए, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। मोम जैसी, मोम आप देखें हैं तो मोम का, अगर आप चाहें कि मोम से पानी इस पार से उस पार जाए तो नहीं जा पाएगा। ठीक यही काम एपिडर्मिस करती है। एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं वो मोम जैसी एक परत बना लेती हैं, और इसी परत के कारण जलक्षय नहीं होता। साथ ही साथ यह यांत्रिक आघात से भी बचाती है। तो पहला काम ये जलक्षय से बचाती हैं, दूसरा ये यांत्रिक आघात से बचाती हैं, और तीसरा ये परजीवी कवक के प्रवेश से भी बचाती हैं। कोई भी परजीवी कवक यानी सूक्ष्मजीव जो होते हैं पौधों में, जब पौध वगैरह लगते हैं, तो इन कवकों से भी यह बचाती है पौधे को। अब चूंकि इनका काम क्या है, रक्षा करना, तो रक्षा करना, अगर ये दूर दूर कोशिकाएं होंगी तो क्या ये रक्षा कर पाएंगी? अंदर कोई भी प्रवेश कर सकता है। तो इसके कारण ये कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से
पूरी तरह से बंधी होती हैं और इन कोशिकाओं में कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत यानी जिनको तोड़ा ना जा सके वैसी परत ये बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। कोशिकाएं क्या होंगी? चपटी होंगी। लेकिन जब हम देखेंगे तो इनका जो बाह्य भाग है और ये जो पार्श्व भाग है, तो बाह्य और पार्श्व भाग जो होता है वह थोड़ा सा मोटा होता है, भित्तियाँ मोटी होती है। देखिए सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। ठीक है, अब जब हम एपिडर्मिस की कोशिकाओं को देखते हैं तो पत्तियों में जब हम देखेंगे, चूंकि ये जड़ तना पत्ती प्रत्येक भाग में पाया जा रहा है एपिडर्मिस, लेकिन जब हम पत्तियों में देखेंगे तो पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं में छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये एक लीफ है तो लीफ का ये जो बाहर का लेयर है यहाँ पे एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। ये लेयर या फिर ये वाला लेयर या हम लीफ के जो नीचे का हिस्सा है वो भी एपिडर्मिस का है, ऊपर का भी जो भी हिस्से जो बाह्य लेयर है वो सब एपिडर्मिस से ही बने होंगे। तो इनके बीच में कहीं कहीं, जैसे मान लीजिए अगर ये एपिडर्मिस है तो कहीं कहीं छिद्र पाए जाएंगे। यहाँ डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है तो डायग्राम में देखिए यहाँ छिद्र पाए जा रहे हैं ना। इन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा। ये छिद्र केवल कहाँ पाए जा रहे हैं? पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं में। पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं में छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र क्या कहलाते हैं? इन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं। अगर ये एक स्टोमेटा है, छिद्र है, तो इधर से एक वृक्क के आकार की कोशिका और इधर से भी एक वृक्क के आकार की कोशिका। ये वृक्क के आकार की कोशिकाएं हैं। तो किसी स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है रक्षी कोशिकाएं, या फिर हम इसको कह सकते हैं गॉड सेल। गॉड सेल, रक्षक गॉड को बोलते हैं ना, तो रक्षी कोशिकाएं या गॉड सेल। ये कोशिकाएं करती क्या हैं? तो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान, बाहर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो अंदर जाएगा, या यहाँ से बाहर जाना है तो गैसों का आदान प्रदान करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं एपिडर्मल कोशिकाएं क्या होती हैं? आपस में गुथी हुई होती है, तो वहाँ स्पेस तो होता नहीं है। तो ये जो स्टोमेटा है ये वो स्पेस प्रदान करता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा एक कार्य है इनका वाष्पोत्सर्जन का काम। वाष्पोत्सर्जन का काम भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? किस गैस की आवश्यकता होती है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता है। साथ ही साथ पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या है? तो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा वाष्पन। वाष्पन के कारण क्या होता है? निचली सतह क्या होने लगती है? ठंडी होने लगती है। जहाँ से भी जो जल है वाष्प के रूप में जब ऊपर जाता है, तो चूंकि गर्म जल ऊपर जाता है तो नीचे का स्थान खाली रहता है। वो उस खाली स्थान को भरने के लिए जो ठंडी वायु होती है वहाँ आती है। ये आपने वाष्पन में पढ़ा। ठीक वही प्रोसेस यहाँ होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण भी जल में जो पौधों में अतिरिक्त जल है वो जल वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। साथ ही साथ यह पौधों को ठंडा रखने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये तो वाष्पोत्सर्जन के कार्य हैं जो आगे भी आपको फिर से बताए जाएंगे। अब देखिए, अभी तो हमने पत्तियों की एपिडर्मल कोशिकाओं की बात की। अब देखते हैं जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं। तो जो जड़ की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जल को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, और उनमें बाल जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। चित्र में यहाँ एक देखते हैं हम लोग, जो इसके पहले सेक्शन काटा गया था। तो यहाँ देखिए ये एपिडर्मल कोशिकाओं में देखिए, आपको ये तो एपिडर्मल कोशिकाएं, देखिए यहाँ बाल जैसी कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो यही जो बाल जैसी संरचनाएं अवशोषण सतह को बढ़ा देती है। देखिए पहले अवशोषण क्या होता है? इतने लेयर से होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये एक सतह थी। लेकिन जैसे ही ये संरचना बनी, अभी अवशोषण सतह ये भी तो हो गया। तो ये है अवशोषण सतह को बढ़ाना। कोई सीधा स्ट्रक्चर हो तो अवशोषण सतह उसकी इतनी है, लेकिन वही स्ट्रक्चर यदि उभार वाला बन जाता है तो वहाँ क्या होता है? अवशोषण सतह ये वाले एरिया भी अवशोषक का काम करने लगते हैं। तो ये बाल जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाओं में, इनका काम क्या होता है? अवशोषण सतह को बढ़ा देना। ठीक है,
अब मरुस्थलीय पौधों की यदि हम बात करें तो मरुस्थलीय पौधे यानी मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान में जहाँ जल की कमी है ऐसे क्षेत्र। तो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का एक लेप होता है। क्यूटीन क्या होता है? एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। ऐसा पदार्थ जो जल का अवरोधन करता है, जल को अपने अंदर आने नहीं देता है या अंदर से बाहर नहीं जाने देता है। तो एपिडर्मिस के ऊपर वहाँ पे ये क्यूटीन का लेयर पाया जाएगा। क्यों पाया जाता होगा? ताकि जल की जो भी जल है, वहाँ तो ऐसे भी जल की कमी है, तो जो भी जल उन पौधों में है वह पौधों से बाहर न जाए, वह सुरक्षित बना रहे। साथ ही साथ बाहर का जल अंदर प्रवेश ना कर जो अंदर से जल है वह उसकी हानि ना हो और बाहर से भी आवश्यकता अनुसार अंदर जल आए। ठीक है। अब देखिए कि क्या एक आगे दे रहा है, क्या एक पेड़ की शाखा, बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? तो वो तो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया पौधा है तो उसका तना देखिए और उसकी बाह्य परत देखिए, काफ़ी मुलायम आपको दिखता है, ग्रेनिश। जबकि अगर एक पुराने आप पेड़ को देखेंगे तो उसकी जो परत होती है ब्राउनिश आपको दिखती है और हार्ड दिखती है ना। तो देखिए जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, कोई भी पौधा है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन होता है। बाह्य सुरक्षात्मक ऊतक उसके क्या है? एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। एपिडर्मिस में परिवर्तन होगा। द्वितीयक विभेदोतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्टेक्स क्या था? एपिडर्मिस के जो नीचे की लेयर थी, तो कॉर्टेक्स में जो द्वितीयक विभेदोतक की पट्टी होती है वह क्या करती है? कार्क नामक कोशिकाओं की परत बनाती है। किसकी परत बनाती है? कार्क नामक कोशिकाओं की। और इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये जो छाल कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये छाल कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। ठीक है। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं और इनकी भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है। देखिए जो छाल है, ये छाल कोशिकाएं हैं, तो कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जा रहा है। बीच में कोई स्थान पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। तो कोई अंतःकोशिकीय स्थान, अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होगा और इनकी कोशिकाएं क्या होंगी? मृत होंगी और इनकी भित्ति पर एक पदार्थ होगा जिसको कहते हैं सुबरिन। ये सुबरिन नामक पदार्थ जो है वो इन छालों को हवा और पानी के लिए अवैध है। तो इन छालों से ना तो हवा अंदर प्रवेश कर पाता है, न ही जल प्रवेश कर पाता है। तो पेड़ जैसे जैसे अधिक पुराने होते जाते हैं, उनको जल और वायु से हानि की आशंका भी कम होती जाती है। एक पौधा है, छोटा पौधा, अगर आप उसमें जल ज़्यादा आवश्यकता से अधिक डाल दें तो उसको हानि होने लगती है, लेकिन अगर एक पेड़ है तो उसको हानि काफ़ी कम होती है। रीज़न क्या है? यही ये जो छालों के ऊपर जो पदार्थ है सुबेरिन नामक, ये सुबेरिन पदार्थ जो हैं वो हवा और पानी के लिए अभेद्य होते हैं। तो ये था आपका एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के कार्य के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक। तो जब हम पहले ऊतक पढ़ रहे थे तो ऊतक में ही हमने जाना कि जो कुछ ऊतक सरल होते हैं। अस्थायी ऊतक, पहले तो अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? तो अस्थायी ऊतक जब मान लीजिए मृदूतक है या जो पैरेनकाइमा है, विभेदोतक है, विभेदोतक जब रूप परिवर्तित करता है यानी विभेदोतक जब विभाजित होने की क्षमता को खो देता है तो वह परिवर्तित हो जाता है अस्थायी ऊतक में। अस्थायी ऊतक में भी हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, सरल और जटिल। तो सरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हमें जटिल के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। फ़िलहाल के लिए आज आप एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के कार्य के बारे में जानिए और अब तक पढ़ाए गए टॉपिक्स के आधार पे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आप रफ पे लिखकर दिखाइए। जैसे क्वेश्चन है ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है। सेकंड कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। रंध्र के कार्य बताइए। ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लिख के मुझे तुरंत आज ही की क्लास में दिखाएंगे। थैंक यू।